हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। लूस एंड सामान्य अध्ययन के आज से हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आज यूनिट 1 देखेंगे, इतिहास, भारत का इतिहास। आइए अपनी क्लास आज हम शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय या भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? इंडिया कहा है, जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में क्या है? भारतीय इतिहास के स्रोत कौन से होते हैं? मतलब प्राचीन भारत को जानने के लिए हमें किन स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है? वो है हमारे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब देखते हैं ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको होत्र कहा जाता है। देखते हैं ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरा मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। इसके 8वें मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना को आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं। कहने का मतलब क्या है? जो 4 वर्ण हैं उसमें जो ब्राह्मण है वे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर वर्तमान में प्रचलित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब माना जाता है? 563 ईसा पूर्व में एवं इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है? ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है, मतलब एनो डोमिनी में लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट में देखते हैं क्या है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है प्राचीन इतिहास के साधन में? शतपथ ब्राह्मण का। यजुर्वेद देखते हैं। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद। ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में इसकी रचना की गई है। देखते हैं स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता मतलब यजुर्वेद का पाठ करने वाले ऋषि अध्वर्यु कहलाते हैं। ये भी पूछा जाता है, इसको भी स्टार लगाइएगा। जिस तरह ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते हैं ऋग्वेद के, उसी तरह यजुर्वेद के पाठकर्ता कौन कहलाते हैं? अध्वर्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके पाठकर्ता अध्वर्यु कहलाते हैं। यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। गद एवं पद दोनों में मिलने वाला ग्रंथ वेद कौन सा है? यजुर्वेद। अब देखते हैं सामवेद। सामवेद के नाम से ही स्पष्ट है। साम का अर्थ क्या होता है? गान।
साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात कहते हैं। कहीं कहीं पर सामवेद के पाठ करने वालों को उद्गाता भी कहा जाता है, मतलब गाने वाला, उद्गाता। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। पुराण उनसे संबंधित वंश कौन से हैं? विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण में गुप्त वंश। पुराण कितने माने गए हैं? 18 पुराण होते हैं। अथर्ववेद देते हैं, ये इसमें जादू टोने टोटके की बात कही गई है अथर्ववेद में। और ये क्या कहता है? ये विचारों और परंपरा जो अंधविश्वास होते हैं पुराने ज़माने के, उनका विवरण अथर्ववेद में मिलता है। देखते हैं, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, मतलब प्राचीन है, ऋग्वेद के मंत्रों से भी ज़्यादा प्राचीन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत आदि, ये सारे इन सब का विवरण भी दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। इसको पूछा जाता है, जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ये भी पूछा जाता है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार लगाइएगा, नोट करते जाइएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। लेकिन अथर्ववेद की कुछ ऋचाएं ऐसी हैं जो ऋग्वेद से भी पहले की हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वेद 4 होते हैं, जबकि वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं और वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से वेदांग हैं इनको भी देख लेते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये क्या है? 6 वेदांग हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 ही पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा भागवत पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, प्राचीन काल में जो वेद होते थे उनको पढ़ने की, यानी पुराण होते थे, पुराणों को पढ़ने की या वेदों को पढ़ने की स्त्रियों को बिल्कुल अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सिर्फ सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति ही स्त्री को भी पुरुषों का तीसरा दोष बताया गया है। जिस तरह पुरुषों का दोष होता है जुआ और शराब, उसी तरह स्त्री को भी पुरुष का एक मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है, मतलब आधा अंग मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। जातक कथाएं हमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बताती हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है। जिस तरह जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां मिलती हैं, उसी तरह कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी प्रदान करता है। कौन? भगवती सूत्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, वही वाले चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना करके गुप्त वंश की मौर्य वंश की स्थापना की थी, वही है ये चाणक्य। देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनका दूसरा नाम है। ये 15 अधिकरणों एवं 1 से 80 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पूछा जाता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आर्थिक। अर्थ के नाम से ये नहीं समझना है कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित है या आर्थिक गतिविधियों से इसका कोई संबंध है, नहीं, ये राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। पूछा जाता है राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण के द्वारा। किसके संबंध में, किसका इतिहास बताती है? कश्मीर का इतिहास हमें बताती है राजतरंगिणी। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, लेखक हैं इसके अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है।
अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं, जिसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता किसकी है? कात्यायन की। ये थोड़ा कचरा साफ कर लेते हैं जरा। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियाँ, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, हमें अभी तक जानकारी कैसे मिल रही थी? धर्म ग्रंथों से मिल रही थी। अभी देखते हैं जो विदेशी यात्री आए, इन्होंने हमें इतिहास के बारे में कैसे जानकारी दी। सबसे पहले देखते हैं यूनानी रोमन लेखक टेसियस। ये ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसने जो भी बताया वो हमें इतना ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं है। हेरोडोटस देखते हैं, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस, जो वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है, इसके संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर ही आधारित है। इसमें बस इतना याद रखना, हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है और हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। अब देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन से हैं? निदियाकस, आनेसिक्रिट्स, ओसिटोबुल्स के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगास्थनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। इसकी पुस्तक है इंडिका। इंडिका में इसने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पूछा जाता है इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है। किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? मौर्य युगीन समाज और संस्कृति की। डाइमेकस, ये सीरियन नरेश था, एंटीओकस का राजदूत, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, ये मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। डाइमेकस किसके में आया था? बिंदुसार के में। डायोनीसियस किसके आया? अशोक के दरबार में। टोलमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में भी विवरण मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। चीनी लेखक देखते हैं फाहियान। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सन युगन, ये 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। हुएनसांग अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। ये किस लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारियाँ थी उनको एकत्रित करने के लिए आया था। भारत में ये 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वे बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका जो यात्रा वृत्तांत है सी यूकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में भी वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। हुएनसांग के बारे में नोट दिया है, देखना। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। इसको नोट करिएगा, ये भी पूछा गया है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का विवरण किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल नरेश ने बनवाया था, जो पाल वंश के थे। अरबी लेखकों के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या जानकारी दी है। अल बरूनी, ये किसके समय आया था? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अरबी भाषा में इसकी लिखी हुई एक कृति है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद या भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कौन? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। किसका है? ये अल बरूनी का है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता
अरबी भाषा में लिखा गया इसका एक वृत्तांत है रेहला, इसको रेहला भी कहा जाता है, रेहला, कहीं कहीं रिहला लिखा रहता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है इब्न बतूता का रेहला। ये 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। याद रखना, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला, यानी यात्रा वृत्तांत जो है रेहला किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। किसके टाइम पीरियड में आया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था। अन्य लेखक हैं तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंगुर तथा तयुंगुर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर भारत आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां कौन कौन सी हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगासकोई, जिसे एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेस नगर, जिसको विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र मिलता है हमें किस अभिलेख से मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है। सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? स्तंभ लेख से हमको हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। और भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, इसको नोट करिएगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। एरन सती प्रथा प्राचीन काल में चलने वाली सबसे बुरी प्रथा थी। इसको राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 में बेंटिंग ने समाप्त कर दिया था। इसमें क्या होता था? एक पुरुष के मर जाने के बाद उसकी जो विधवा स्त्री होती थी उसे भी उसके साथ में जला दिया जाता था। ये कितनी गलत बात थी। उस टाइम लोग इतने परंपरा, अपने रूढ़िवादी लोग थे कि अपनी परंपराओं में ही ग्रसित थे। वो एक औरत के दर्द को जानते नहीं थे, वो उसको साथ ही जला दिया करते थे। इसलिए राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ को सुना, सोचा, समझा, देखा, उसको उन्होंने महसूस किया उसके दर्द को, तभी उन्होंने बेंटिंग के साथ मिलकर 1829 में इस सती प्रथा का अंत कर दिया। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल, जिसको बुर्ज होम है, इसके गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए भी सीढ़ियाँ होती थीं। जब प्राचीनतम काल के सिक्के होते थे उनको आहत कहा जाता था। इसी साहित्य को कर्षार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम जो सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने करवाया था? यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये एक प्रमाण ही मिलता है, कल्पना हो सकता है, एक अनुमान हो सकता है कि समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाने का शौक था। हो सकता है वो बीड़ा पकड़ के बैठ गया हो। आज के ज़माने के जैसे उसके पास तो फ़ोन कैमरा होंगे नहीं, ऐसे बैठा फोटो खिंचाने के लिए सपोज दैट बैठा होगा वो, तो लोगों ने उसका सिक्कों पर उसका छाप दिया पकड़ के। लेकिन यह एक अनुमान ही है। लेकिन वो संगीत प्रेमी था, बीड़ा बजाने का बीड़ा उसको पसंद थी, ये हमको ऐसा प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध जो वर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसको स्वर्ण भूमि, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं, इनको बिल्कुल स्टार लगाइए, एकदम रट लीजिए, चबा लीजिए, ज़रूर इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख की ऐसा अभिलेख है जो तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की शैली है, जो भारत है, उत्तर भारत में जो कला की शैली है वह नागर है। दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ है। दक्षिणापथ जो दक्षिण को जाने वाला रास्ता है, इसके बीच की जो शैली है वो कैसी शैली कहलाती है? वेसर। मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का जो मिक्सचर है वो कौन सी शैली कहलाती है? वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली होती है एक ही मुख्य मंदिर के साथ में 4 अन्य उसके सहायक मंदिर जो जुड़े रहते हैं, वही पंचायतन शैली कहलाती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। ये पूछा जाता है। किन शासकों ने बनवाया था इसको? चंदेल शासकों ने। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर, इसको नोट करिएगा, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। और गोंडेश्वर मंदिर
महाराष्ट्र में है। प्रागैतिहासिक काल देखते हैं, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया। कहने का मतलब जिस काल में मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में मिलता है। संस्कृति और इसके बर्तन देखते हैं। मालवा संस्कृति में काला और लाल बर्तन होते थे। बुर्जहोम में धूसर, जोखे में लाल, दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा और लाल होते थे बर्तन। आदि ऐतिहासिक क्या होता है? जिसमें लेखन कला तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, वही आदि ऐतिहासिक कहलाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव, बहुत ज्ञानी मानव है ना, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या होता था? शिकार होता था, या पशु होते थे, पक्षी होते थे, उनको आपस में लड़वाना, यही इनका पहले मनोरंजन के साधन भी हुआ करते थे। आज के ज़माने के जैसे उनके पास टीवी, रेडियो, फ़ोन ये नहीं हुआ करते थे, तभी इनका यही मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? नवपाषाण काल में आई। क्यों? नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। पहले क्या करता था मनुष्य? एक जगह से दूसरी जगह शिकार करने जाता था, तो उसका निवास स्थायी नहीं था। जैसे जैसे उसने खेती करना शुरू की, अपनी खेती की देखभाल करने के लिए उसको एक जगह पर रहना पड़ा, तभी उसका निवास स्थायी होता चला गया। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाए जाने वाला या प्रयोग किया जाने वाला पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार, देखो बताया था ना, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं एवं जौ थी। ये अक्सर पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। लेकिन मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज चावल था। सर्वप्रथम उपयुक्त था चावल, लेकिन सबसे प्राचीन फसल जब पूछेगा तब हमको गेहूं और जौ ही लगाना है। कृषि का सबसे पहला उदाहरण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डियावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर मतलब पत्थर, पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ये नोट करते चलिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है कि मेहरगढ़ से, मतलब पूछेगा कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल्डियावा से। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी जो सबसे पहला प्रमाण है कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में मिला है। जल्दी से बताइए, हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 6 में। ऐसी कौन सी 2 नदियाँ हैं जो अपना जल जो है अरब सागर में गिराती हैं? बताइए कमेंट करके। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक तथा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में जो सिंधु सभ्यता थी, इसके 4 बिंदु थे। सबसे पश्चिमी कौन सा था? सबसे पश्चिम में था सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान में है। किस नदी के किनारे था? दाश्क नदी के, ये पूछा जाता है। और सबसे पूर्वी इसका किनारा कौन सा था? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ में सबसे इसका पूर्वी था। उत्तर प्रदेश में ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल इसका कहाँ पर था? चिनाब नदी के अखनूर तट पर, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट में मांदा जम्मू कश्मीर में था। और दक्षिणी जो इसका किनारा था, दक्षिणी पुरास्थल था गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद महाराष्ट्र में। देख लेंगे सबसे प्राचीन, सबसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में देखते हैं। सबसे पूर्व में था आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। पश्चिम में था सुत कांगेडोर बलूचिस्तान दाश्क नदी के किनारे था। उत्तर में कहाँ पर था? मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर था। लेकिन दक्षिण में जो था गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद या जिसको देमाबाद भी बोला जाता है महाराष्ट्र में था। इसके 4 किनारे थे।
सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता या जिसको सैंधव सभ्यता कहते हैं, ये पूछा गया है। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे। कहाँ पर हैं ये? गुजरात में। जुते हुए खेत का नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्टार लगा लीजिए, नोट करते जाइएगा, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। पूछ लेगा स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के साक्ष्य लोथल, सुतकोटदा से मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें और चूड़ियों के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार में वस्तुएं आयात होती थीं वो किस प्रदेश से होती थी? उनको देखते हैं। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टिन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र ये गुजरात वाला इलाका है, लाजवर्थ मेसोपोटामिया और सीसा ईरान। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्नानागार है जिसके मध्य स्थित स्नानकूट 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ये नहीं पूछा जाता है, इसको छोड़ भी देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन पूछा जाता है वृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता मिले हैं जिसको पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा गया है। इसके चारों ओर एक हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो की नर्तक की कांसे की मूर्ति मिली है। यह पूछा जाता है ना, नर्तक की कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। पूछा जाता है मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति मिली है, कैसी है? कांसे की। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन भी मिलता है। मन के बनाने के कारखाने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी अक्सर पूछा जाता है। कहाँ से मिले हैं इसके कारखाने? मन के बनाने के लोथल एवं चहुदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पहले दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, एक लाइन समाप्त हो गई तो दूसरी, और अगर कुछ बचा रहता था तो बाईं से दाईं चलता था, फिर दाईं से बाएं, फिर दाईं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे ही चलता, जिगजैग वाली स्थिति थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मतलब इनके घरों के दरवाजे और जो खिड़कियां होती थी पीछे की ओर खुले होते थे, मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। लेकिन केवल गुजरात का लोथल नगर ऐसा था जिसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी, अभी बताए थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। उनके पास में आज हमारे जैसे स्वीट डिश इतनी होती हैं वो सारी वैरायटी नहीं थी, वो सिर्फ शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। चावल के प्रमाण और कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से भी मिले, जुते हुए खेत हमें मिले हैं। लेकिन चावल के जो दाने हैं इनका प्रमाण कहाँ से मिला है? रंगपुर और लोथल से मिला है, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ये भी पूछा था घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन में दे देगा सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल, या दे देगा ABC, तो हमें तीनों से मिले हैं। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया जो इराक में थी, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। किसको? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने कहा है? पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ सत्तात्मक परिवार से थे, ये मातृ देवी की पूजा ज़्यादा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, ये स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। देखिए यहाँ पे क्या मिला है कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये लोग केवल मातृ देवी की उपासना ज़्यादा करते थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता को मातृ सत्तात्मक समाज भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुवड़ वाला सांड तो इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, इसकी भी पूजा करते थे। स्त्री मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। सैंधववासी वस्त्रों के लिए ऊनी एवं सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के साधनों के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना आदि यही इनके मनोरंजन के साधन थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे।
कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ये एकमात्र ऐसा था जिसका निचला जो शहर था वो किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों से खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब शवों को जलाया भी जाता था और उनको दफनाया भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। लोथल एवं कालीबंगा युग्म समाधियां कहाँ मिली हैं? लोथल और कालीबंगा में। ऐसे दे देगा युग्म समाधियां कहाँ है? लोथल कालीबंगा, लोथल सुरकोदा, वो अलग अलग दे देगा, लेकिन हमको याद रखना है कालीबंगा और लोथल में ही युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का एक बड़ा कारण सबसे पहले बाढ़ को माना जाता है। माना जाता है कि वहाँ पर बड़े लोगों का जीवन चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक बाढ़ के आ जाने से वहाँ पर एक बीमारी फैल गई, जिससे कि वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और धीरे धीरे इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा किसे कहते हैं? आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है। इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता और उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है? हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा का स्थल है किस नदी के किनारे था? रावी नदी पे। इसकी खोज उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। 1921 में पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। ये भी पूछा जाता है। हड़प्पा कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स इसके उत्खननकर्ता थे। 1921 में इसका उत्खनन किया गया था। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है। राखलदास बनर्जी 1922 में इसके उत्खनन किया, पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में। हड़प्पा कहाँ थी? पाकिस्तान के मोंटगोमरी में, जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना में। चहुदड़ो सिंधु गोपाल मजूमदार 1931 इसका वर्ष रहा और सिंध प्रांत ये भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। बी लाल एवं बी के थापर 1953 में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इसका है। कोट दीजी सिंधु में है। फजल अहमद हैं इसके उत्खननकर्ता। 1953 का वर्ष रहा और सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर मादर नदी है। रंगनाथ राव हैं। रा से रंगपुर, रा से रंगनाथ। 1953-54 इसका वर्ष है। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपण सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा इसकी उत्खननकर्ता। 1953 से 56 पंजाब का रोपण जिला। लोथल गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे है। ये भी पूछे, ये नदियाँ जरूर पूछी जाती हैं, इनको याद रखिएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव हैं इसके उत्खननकर्ता। 1955 से 1962 गुजरात का अहमदाबाद जिला है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। हिंडन नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा हैं इसके। 1958 में उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुद कांगेडोर दाश्क नदी के किनारे। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज हेल्स 1927 एवं 1962 में इसका खोज की गई थी। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। वनमाली रंगोई में है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 हरियाणा का हिसार जिला है। धोलावीरा इसको भी याद रखिएगा, यह भी यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। धोलावीरा इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, मतलब RS बिष्ट। 1990-91 इसका वर्ष है और गुजरात का कच्छ जिला है। इसमें ज़्यादातर याद रखना हड़प्पा रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु के। चहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ सतलज के। लोथल भोगवा नदी के किनारे। ये बहुत बार पूछा गया, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, या कोई भी कमी लग रही है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।